Dear students, welcome to Divine Academy. Our topic today is study plan for the three parts of the syllabus. As you know, the RAS syllabus is divided into three parts, Part A, Part B and Part C. इन तीनों भागों का हम संक्षिप्त आपको वर्णन करते हुए ये बताएंगे आज कि इनकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। अभी तो हम आपको सूक्ष्म रूप में इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे और हमारे जो अगले लेक्चर्स होंगे उनमें हम विस्तार से अलग अलग टॉपिक को अच्छी तरह से समझाएंगे। पहले मैं लेता हूँ पार्ट ए। Part A is grammar and uses. It is divided into two subparts. The first 6 topics come under section A. It means grammar and uses. And the last 4 topics, they are about vocabulary. First, I'll discuss how to prepare the grammar topics. मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामर से संबंधित जो 6 टॉपिक्स है उनकी हम तैयारी कैसे करें। आपको ये विदित है कि ये 6 टॉपिक है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना या वाइस वर्सा, कई बार इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी बदलना होता है। इन 6 टॉपिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि आप इनके मूल कॉन्सेप्ट, इनकी परिभाषाओं को अच्छी तरह समझें और उन परिभाषाओं को समझकर आप पर्याप्त अभ्यास करें। बिना अभ्यास के इस भाग में अच्छे अंक लेना कठिन होता है। ये देखा गया है कि जो विद्यार्थी इन 6 टॉपिक्स का अच्छी तरह से अध्ययन करके समुचित अभ्यास करते हैं, वो पहले जो 10 प्रश्न होते हैं पार्ट ए में उनको अच्छी तरह कर सकते हैं। और आप भी अगर अच्छी तरह इनको समझकर इनकी पर्याप्त प्रैक्टिस करें तो आप 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो पार्ट ए है इसमें जो 20 प्रश्न आते हैं ये इतने स्कोरिंग होते हैं कि ठीक ठीक मेहनत करने वाले छात्र जो है ना वो 20 में से 18, 19, 20 तक अंक प्राप्त करते हैं। और ये आपका आधार होता है कि अंग्रेजी में अगर पार्ट ए में कोई विद्यार्थी 16, 17 या 20 अंक प्राप्त कर लेता है तो बाकी जो 2 भाग हैं बी और सी, उनमें वो ठीक ठीक भी अंक लेता है तो उसके मार्क्स 60 और 70% तक सरलता से पहुंचते हैं। तो मैं आपको जैसा बताया कि जो पहले 6 टॉपिक्स हैं इनकी आप परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझिए और इसमें पर्याप्त प्रैक्टिस कीजिए। पर्याप्त प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब आप अपना एक तरह से प्लान बनाएं। देखिए, स्टडी प्लान इज ए काइंड ऑफ टाइम टेबल एंड ए गुड स्टूडेंट ऑलवेज प्रिपेयर्स हिमसेल्फ या ही स्टडीज हिज सिलेबस अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल। कि ये जो हमारा स्टडी प्लान है ये एक प्रकार का टाइम टेबल होता है और जो सफल लोग होते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्ययन टाइम टेबल के हिसाब से करते हैं। आपको ये देखना है कि प्रतिदिन आप अंग्रेजी भाषा के लिए या उसके ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनके लिए कितना समय दे सकते हैं। और उस समय को हम एक वीक में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमें पहले 2 दिन में क्या करना है, दूसरे 2 दिन में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। कि इसमें मैंने बता दिया कि पहले 6 टॉपिक्स में 10 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन में एरर्स, गलतियां होती है। आपको उन गलतियों का पता लगाकर
और सही वाक्य को जो नीचे रिक्त स्थान दिया है उसमें लिखना पड़ता है। अब जो दूसरा भाग है वो है एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड कंफ्यूजेबल वर्ड्स। तो ये चारों जो टॉपिक है ना, ये स्मरण शक्ति पर आधारित है। दे आर बेस्ड ऑन मेमोरी। बेस्ड ऑन मेमोरी का अर्थ ये है कि आप इनको जितना पढ़कर याद करेंगे, इनके अर्थ और प्रयोग को समझेंगे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप परीक्षा में दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक सूक्ष्म टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें ये लक्ष्य तय करना चाहिए कि एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक अप सिनोनिम एंड एंटोनिम, एंड ए गुड स्टूडेंट ऑलवेज लर्न एट लीस्ट 15 10 और 15 एंटोनिम्स एंड 10 एंड और 15 सिनोनिम्स। इनको आप अच्छी तरह समझिए, इनको आप रोज पढ़िए और याद कीजिए। इसी तरह फ्रेजल वर्ब्स और जो इडियम्स होते हैं वो भी 10 से 15 आपको रोज याद करने चाहिए। इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द लिखना। इनके लिए आप कम से कम 10 से 15 शब्द रोज याद कीजिए। और यही बात लागू होती है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, जिसका सरल भाषा में जिसको हम कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे प्रिंसिपल, एक की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, इसका अर्थ होता है कॉलेज का प्राचार्य या कोई मुख्य। दूसरा होता है PRINCIPLE, प्रिंसिपल, जिसका अर्थ होता है सिद्धांत। तो दोनों में अगर अर्थ समझकर आप उनका प्रयोग अच्छी तरह लिख लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे खुद के, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसी तरह दो शब्द बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है पास में या नियर, निकट। जैसे शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठी थी। और बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू, या के अतिरिक्त। तो इन दोनों के अर्थ का अंतर समझकर और अपना खुद का वाक्य बनाकर अगर आप रोज 10 भी सीखेंगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरह से इनमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, देयरफॉर मेक ए टाइम टेबल, स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल एंड सेट ए टारगेट ऑफ डेली। और देखिए, बहुत अच्छे विद्यार्थी वो तो ये करते हैं कि मान लो उनको एंटोनिम, सिनोनिम 10-10 करने, फ्रेजल वर्ब, ईडियम 10-10 करने, वन वर्ड और कन्फ्यूजेबल वर्ड 10 करने, तो वो सोने के पहले ये निश्चित करते हैं कि हमने ये सारे शब्द जो है ना, इनको याद कर लिया है, इनको पढ़ लिया है, इनको अर्थ को समझ लिया है। तो इस प्रकार से पार्ट ए में ये हमारी जो योजना है ना, ये मैक्रो योजना है, ये सूक्ष्म योजना है। इसके अनुसार आप अध्ययन करिए और विस्तृत हम अपने आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। उसमें हम एक एक टॉपिक लेंगे, उन टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उन पर किस तरह के प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हल करके हम आपको अच्छी तरह से पूरे टॉपिक को समझाएंगे। अब हम लेते हैं पार्ट बी। देखिए, पार्ट बी कैरीज 30 मार्क्स। देर आर 3 टॉपिक्स इन पार्ट बी। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड इज ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और थर्ड इज प्रेसी राइटिंग। देखिए, ये जो पार्ट बी या भाग ब है, ये 30 अंक का होता है। इसमें आपको केवल 3 टॉपिक है, उनको हल करना होता है। प्रत्येक टॉपिक जो है वो 10 अंक का होता है। देखिए, बहुत से लोग जो है ना, जो कंपोजिशन पार्ट है उससे डरते हैं, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। और ये मेरा अनुभव और विश्वास है कि यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें भी 80-90% मार्क्स सरलता से ले सकते हैं। हमारा पहला इसमें टॉपिक है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स टू रीड ए गिवन पैसेज, अंडरस्टैंड इट एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। Generally there are 5 questions. Each question carries
2 मार्क्स, दैट इज 5 into 2 इक्वल टू 10, कि 10 अंक का ये कंप्रीहेंशन का पैसेज होता है जिसकी लंबाई आमतौर पर 200 से 250 शब्द होती है। उस पर 5 प्रश्न दिए जाते हैं। पहले जो 4 प्रश्न होते हैं वो टेक्स्ट पर आधारित होते हैं। उनके उत्तर अगर आप उन प्रश्न को समझकर पैसेज में अंडरलाइन करना चाहें या लोकेट करना चाहें या ढूंढना चाहें तो आप सरलता से 2 मिनट या 4 मिनट में ही उसको पता लगा सकते हैं। 5वां जो प्रश्न होता है वो वोकेबलरी या शब्दावली से संबंधित होता है। आमतौर पर उसमें सिमिलर वर्ड, सिनोनिम या एंटोनिम पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 वर्ड भी पूछते हैं। पैसेज को हल करने के 2 तरीके हैं। देयर आर 2 ways which candidates adopt in solving the comprehension passage. कि some students read the questions first, understand them, and then they read the passage and locate their answers in the passage and write their answer in simple and easy English. दूसरा तरीका है, कई लोग पहले पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर समझते हैं और फिर उनका उत्तर पैसेज में ढूंढकर उसको रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और अपनी आंसर जो पेपर है, आंसर शीट है, उसमें उसको लिख दें। आप 2 में से कोई सा भी जो तरीका है उसको अपना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यू कैन नॉट आंसर ए क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। मैं अगर किसी से पूछूं तेरा नाम क्या है और वो कहे साहब मैं तो अजमेर का रहने वाला हूँ, इसका अर्थ है कि उसने मेरे प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझा। कि जब तक आप प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे नहीं तो आप उसका सही उत्तर नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रश्न का उत्तर आमतौर पर पैसेज में होता है। देखिए, हम आपको विस्तृत तो आगे बताएंगे कि, लेकिन एक मैं उदाहरण के रूप में आपको एक सेंटेंस बताता हूँ कि प्रश्न में मान लो 8 या 10 शब्द है और जब उसका उत्तर आप लोकेट करेंगे पैसेज में तो आपको जिस पंक्ति में, जिस लाइन में कम से कम 6-7 शब्द मिले वो ही उसका उत्तर होता है। और आप उसको मैच कर लीजिए, उसके बाद उसको रेखांकित कर लो और जब आपने अपना उत्तर लिखो तो आप वो जो महत्वपूर्ण आपने रेखांकित भाग किया है उसके आधार पर लिखिए। वोकेबलरी वाला क्वेश्चन हम पहले ही पार्ट ए में डिस्कस कर सकें कि मतलब सिनोनिम, एंटोनिम या 1 वर्ड, ये याद करने की चीज़ है। जितनी आपकी वोकेबलरी होगी आप उतना उसको हल कर देंगे। और अगर आपकी नहीं है तो भी आप आंसर तो दे ही सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सही हो जाए तो आपका भाग्य, नहीं हो ये भी आपका भाग्य। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट बी का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन एक स्कोरिंग टॉपिक होता है। 5 हिंदी के वाक्य होते हैं जो बहुत सरल भी नहीं होते और बहुत कठिन भी नहीं होते, वो मध्यम दर्जे के वाक्य होते हैं। उन वाक्यों का आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अब देखिए, अनुवाद में 3 बातें प्रमुख होती है। पहली बात तो है कि लिटरल ट्रांसलेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। लिटरल का मतलब कि आप जैसे शब्द हैं वैसे ही आप अनुवाद करें तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। उदाहरण के रूप में अगर हिंदी में ये है कि मेरा सर चक्कर खा रहा है और आप उसकी अंग्रेजी बना दो कि माई हेड इज़ ईटिंग सर्कल्स, तो वो सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि आपको जो वाक्य है हिंदी का, उसका जो मेन विचार है, उसका भाव है, उसका जो नीत आइडिया है, उसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए और जहाँ तक आपका प्रयत्न हो, आप हिंदी की जगह अंग्रेजी का जो सिमिलर वर्ड है वो जितना एग्जैक्ट, निकटतम हो सके आप उसका प्रयोग कीजिए। तो ये देखिए, ये स्कोरिंग है और बहुत सारे विद्यार्थी जो टेंस का ध्यान रखते हैं और जो वाक्य की संरचना का ध्यान रखते हैं
और वो ये देखते हैं अगर प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में है तो अंग्रेजी में भी प्रश्नवाचक बनेगा, अगर हिंदी में वो आज्ञासूचक या इम्पेरेटिव है तो अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद इम्पेरेटिव वाक्य के रूप में होगा। ऐसा करने से आप पांचों को अच्छी तरह अगर सॉल्व कर लो तो गणित की तरह आपको 10 में से 10 अंक भी मिल सकते हैं। और ये जो अंक है जो आप स्कोर करते हैं ट्रांसलेशन में, ये उस भाग की आधार होती है। आधार का मतलब है अगर आपको कंप्रीहेंशन में 5 या 6 नंबर भी मिले और उसमें 8 या 9 मिले तो आपको दोनों में मिलाकर 70% से ज़्यादा आपका स्कोर होता है। और हमारा तीसरा जो इसमें टॉपिक है वह है प्रेसी राइटिंग, या इट्स ए व्हाट इज ए प्रेसी। ए प्रेसी इज ए काइंड ऑफ समरी। प्रेसी एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्रीफ, संक्षिप्त करना। तो आप कहेंगे सर संक्षिप्त करने का तो मैं तो नहीं समझा, तो ये समझा है। देखिए प्रेसी में शब्दों की संख्या दी हुई होती है कि जो प्रेसी का पैसेज होता है वो आमतौर पर उसमें शब्द संख्या या वर्ड जो नंबर ऑफ वर्ड्स है इट इज़ 200 to 250, 200 से 250 शब्द का RAS में आता है। तो आपको कितने शब्दों में उसकी प्रेसी बनानी है, आपको संक्षिप्तीकरण करके कितने शब्द लेने, ये आमतौर पर या तो पेपर में दिया होता है, जैसे मेक द प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स, और अगर नहीं दिया हो तो प्रेसी की जो लेंथ या लंबाई है वो होती है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, कि मूल पैसेज में अगर 240 शब्द है तो आपकी प्रेसी 80 शब्द में होनी चाहिए। अब कई लड़के कहते हैं सर 80 क्या है, अगर 78 या 83 हो गए तो क्या है। इसके लिए भी नियम है, और ये नियम है कि 5 शब्दों का वेरिएशन मानी विभिन्नता हो सकती है। आप 80 की जगह 75 से 80 तक में बना सकते हैं, और अधिक बनाएं तो आप 82, 83, 84 तक बना सकते हैं, वो सही माना जाएगा। अब ये देखिए दूसरी प्रॉब्लम बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने होती है, और हम जब पढ़ाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि सर प्रेसी का हेडिंग या टाइटल देना चाहिए या नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए अगर एग्जामिनर प्रेसी का आपसे टाइटल मांगता है कि गिव द हेडिंग ऑफ द फॉलोइंग एंड मेक ए प्रेसी, तो आपको टाइटल या हेडिंग अवश्य देना चाहिए, क्योंकि उसके भी 20% मार्क्स निर्धारित है। अगर 10 अंक की प्रेसी है तो 2 नंबर प्रेसी की भी हो सकते हैं, और आपने हेडिंग के भी हो सकते हैं। और अगर आपका हेडिंग सही है तो आपको 2 में से 2 भी मिल सकते हैं, 1.5 भी मिल सकता है, और ठीक ठीक हेडिंग है तो 1 तो मिलेगा ही। और अगर वो एग्जामिनर हेडिंग नहीं पूछता तो आपके सामने 2 विकल्प है कि मेरे हिसाब से अगर आप श्योर नहीं हो कि ये करेक्ट हेडिंग है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए, हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको पूरा विश्वास है कि जो हेडिंग मैं दे रहा हूँ वो सही है, तो देने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें चतुराई क्या है, इसमें बेस्ट वे आउट क्या है, ये अगर हेडिंग मांगा है तो हेडिंग दे दो, नहीं मांगा है तो उसकी प्रेसी लिख दो। अब प्रेसी में 3 चीज़ें हैं कि आपको संक्षिप्त लिखना है। अब संक्षिप्त लिखने में अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि अगर उसमें 12 सेंटेंस है ना तो 1/3 वो 4 सेंटेंस, तो पहला लिख दिया, चौथा लिख दिया, छठा लिख दिया, 8वां ये नहीं। ये एक राक्षस था जिसका नाम था प्रोक्रेस्टिस। वो क्या करता था कि वो रास्ते में राहगीरों को पकड़ता था, और उसने एक जो कुटिया बना रखी थी उस कुटिया में उसने एक बिस्तर बना रखा था, तो वो उसको बिस्तर पर लिटाता था, और बिस्तर की लंबाई तो निर्धारित थी, तो जो उस बिस्तर से लंबा होता उसके पैर काट देता तो मर जाता, और मेरे जैसे अगर छोटे कद का होता तो वो उसको खींच के लंबा करता तो मर जाता। तो प्रेसी जो है ना, ये नहीं है कि आप पहला, तीसरा, छठा ये वाक्य ले लो और उनको लिख दो और कह दो ये प्रेसी बन गई, नहीं।
प्रेसी कैसे बनती है कि पैसेज में जो मेन आइडियाज़ है, मुख्य विचार है, उन विचारों को छांटकर और उनके माध्यम से एक नया पैराग्राफ लिखते हैं, वो एक अच्छी प्रेसी होती है। अब आप कहेंगे सर हम छांटे कैसे, कि हमें 2/3 तो छोड़ना है और 1/3 हमें लिखना है, रखना है, तो हम किसको छोड़ें? तो छोड़ने के लिए ये है कि लेखक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक ही बात को 2 या 3 बार कहता है। जब आप प्रेसी बनाओ तो आपको उसको केवल एक बार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ के बारे में एक प्रेसी है, पैसेज आ गया और लेखक ने लिखा हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, विदाउट गुड हेल्थ देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, हेल्थ इज वेल्थ। अब इन तीनों वाक्यों में एक ही बात कही है कि हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप इन तीनों को अंडरलाइन मत करो, आप केवल एक को अंडरलाइन करो कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसका मतलब है अवॉइड रिपीटिशंस, कि जो एक ही बात अगर 2 या 3 बार कही है तो आपको प्रेसी में अगर वो इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है तो उसको एक बार ही लिखना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या एग्जाम्पल है दिए हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। उद्धरण या कोटेशन है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा परमो धर्म, इन सब को भी छोड़ना पड़ेगा और मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन करके उनकी प्रेसी बनानी है। अब ये देखिए, प्रेसी में डू नॉट गिव योर ओन कमेंट्स, कि प्रेसी में आपको कोई अपना विचार नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? कि प्रेसी उन्हीं विचारों से बनाई जाती है जो उस पैसेज में दिए गए हैं या उनके इम्पोर्टेंट आइडियाज़ का जो है वो एक तरह से निचोड़ होता है। नाउ वी आर डूइंग और एक्सप्लेनिंग पार्ट सी, कि व्हाट इज़ आवर प्लान ऑफ स्टडी फॉर पार्ट सी। देखिए, पार्ट सी कंटेन्स 4 टॉपिक्स। You have to answer only 3 of them. There is a choice in the 3rd topic. You have to write a letter or a report. तो देखिए, these 3 topics contain 30 marks in all. That is, each topic carries 10 marks. The first topic is paragraph writing. देखिए, paragraph writing means you have to write a paragraph of about 200 words. 3 topics are given in the examination. You have to choose one and you have to write 200 words on that particular topic. So how to write a paragraph is a very important topic. कि हम पैराग्राफ या अनुच्छेद कैसे लिखें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हम बड़े सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी पैराग्राफ लिखना या निबंध लिखना इसको कठिन समझते हैं, परंतु यदि आप प्रयत्न करें, यदि आप अभ्यास करें तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्या करें एग्जामिनेशन में, मान लो हमने 3 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक अच्छी तरह तैयार नहीं किया था, तो हम किसको चुनें, किस पर हम पैराग्राफ लिखें? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए पहली बात है चूज़ योर टॉपिक वाइजली, कि आप बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप अपना वो टॉपिक चुनिए। तो आप कहेंगे सर कौन सा चुनूं? कौन सा चुनने में हर विद्यार्थी को वही टॉपिक चुनना चाहिए, या तो वो पहले उस पर उसने पैराग्राफ लिखा हो, और नहीं लिखा हो तो पहले जिसके बारे में उसने सुना हो, कोई लेक्चर सुन लिया, कभी टीवी पर सुन लिया, कभी रेडियो पे सुन लिया, या कभी किसी किताब में पढ़ लिया जो बहुत दिन हो गए। और अगर ऐसा भी नहीं है, आपको ऐसा टॉपिक मिले कि जो ना तो आपने पहले हल किया है, ना जिसके बारे में आपने पढ़ा है या सुना है, तो आप वो टॉपिक चुनिए जिसके बारे में आपके दिमाग में अधिकतम विचार है, या जिसके बारे में आप अधिकतम विचार व्यक्त कर सकते हो
या जिसके बारे में आपके दिमाग में अधिकतर जानकारी है। तो ये देखिए, चुनाव के बाद आपको क्या करना है कि एक्चुअली पैराग्राफ हैज़ 3 पार्ट्स, कि पैराग्राफ के भी 3 भाग होते हैं। शुरू के 2 या 3 वाक्य होते हैं, वो इंट्रोडक्टरी वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद जो 5, 6, 7, 8 आप जो वाक्य लिखेंगे वो उसकी बॉडी होगी, और दैट इज़ कॉल्ड द डिस्कशन पार्ट, कि जिसमें आप पूरे विषय का विवेचन करेंगे। और आखिरी के 2-3 सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको हम कंक्लूजन या निष्कर्षात्मक भाग कहते हैं। तो ये देखिए, मान लो आपके पास टॉपिक आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच इन डेमोक्रेसी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो आप शुरू में उसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। 2 या 3 वाक्यों में आप समझाएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसका मेन आइडिया तो किस में देना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम स्पीच इन डेमोक्रेसी। तो आप ये बताएंगे कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बोलने की जो स्वतंत्रता है उसका क्या महत्व है। क्या महत्व का मतलब वो क्यों जरूरी है, उसके बिना प्रजातंत्र सफल हो सकता है या नहीं। तो आप उसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। 6, 7, 8 सेंटेंस में आप ये बता सकते हैं। फिर आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, अगर प्रजातंत्र की सफलता के अनिवार्य है, तो भी कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं कि वो अपने अधिकार की तो मांग करते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते। जैसे हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और लोग जो है ना अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और विचार व्यक्त करते करते वो दूसरों को गालियां भी देते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कितने नेता हैं विरोधी दल के जो अपशब्द कहते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसलिए कहते हैं अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्री चीन या रूस जैसा हो ना, तो 2 मिनट में उनको गोली से उड़ा दिया जाए, वो होंगे ही नहीं। लेकिन हमारे देश में उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। तो ऐसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग करते हैं, और ये दुरुपयोग जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी सार्थकता, उसकी पवित्रता को भंग करती है। तो ये पूरे जो आर्गूमेंट है ना, आपको कितनी लाइन लिखनी है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाइन लिखनी है। 20 लाइन में 3-4 लाइन में तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है ये डिफाइन करेंगे। आगे की 3-4 लाइन में आप ये बताएंगे, या आगे के 8-10 सेंटेंस में ये आप बताएंगे कि वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी, और वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि प्रजातंत्र के लिए बोलने की स्वतंत्रता आवश्यक क्यों है। इसके बिना प्रजातंत्र सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। ये सब आपको बतानी है। और जो आपका कंक्लूडिंग जो भाग होगा 4-5 सेंटेंस या 3 सेंटेंस, उसमें आप ये बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, उनको इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए कि ये तो आपने देख लिया, एक इसकी थ्योरी है, लेकिन लिखने में आपको किन किन चीज़ का ध्यान रखना है। लिखने में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पैराग्राफ 200 शब्दों में लिखना है तो डू नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ वर्ड्स, कि 200 से अधिक मत लिखिए। कम तो आप लिख ही सकते हैं, आपको 100 ही आए तो फिर कहाँ से लिखोगे। 200 लिख दो आप, जितने अंक उसमें मिल जाएंगे। दूसरा यह कि ये अंग्रेजी में अधिक लिखने से नंबर नहीं मिलते। अंक अंग्रेजी में लिखने, यू गेट गुड मार्क्स व्हेन यू राइट करेक्ट इंग्लिश। देयरफॉर करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज इज पैरामाउंट और इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश। तो आपकी जो भाषा है वो सही होनी चाहिए। सही का मतलब है ग्रामर के नियमों के अनुसार
आप सही शब्दों का प्रयोग करें, वाक्य की रचना या पैटर्न या स्ट्रक्चर है वो सही रखें, ठीक है, आप सही वोकेबलरी का प्रयोग करें। और अगर आप डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आप केवल उसी विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करें कि जो असंबद्ध है, जो विषय से संबंधित विचार है ना, उनको आपको उस पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब हमारी प्लान क्या है? हमारी प्लान ये होनी चाहिए कि एक विद्यार्थी को पढ़कर विचारों का संकलन करके नोट्स बनाकर कम से कम 2 पैराग्राफ हर हफ्ते लिखने चाहिए। कि बिना प्रैक्टिस के जो आप है ना, अच्छे लेखक नहीं बन सकते। बिना प्रैक्टिस के आपकी भाषा परिमार्जित नहीं हो सकती। कि भाषा को परिमार्जित करने के लिए अभ्यास या प्रैक्टिस इज नेसेसरी। बेकन एक मशहूर निबंधकार हुआ है, उसने कहा है कि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि लिखने से आदमी पूर्णता को प्राप्त करता है। आप भी अच्छे लेखक बन सकते हैं या कम से कम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि यदि आप निरंतर उसका अभ्यास करें। देखिए 2 तो कम से कम है कि 2 पैराग्राफ हम हर सप्ताह लिखें और हम 6 सप्ताह तैयारी करें तो हम 12 अपने पैराग्राफ लिख पाएंगे। 12 में अगर पहले में आपकी 10 गलतियाँ हैं, दूसरे में 2 भी गलती आप ठीक कर लेंगे तो आपकी 8 होगी, तीसरे में आपकी 6 होगी, चौथे में आपकी 4 होगी। धीरे धीरे घटते घटते जब आखिरी आप पैराग्राफ लिखेंगे 12वां, तो उसमें आपकी गलतियां बहुत कम होगी, आपको प्रैक्टिस भी होगी, आप वाक्य की रचना भी जानेंगे, आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको कौन कौन से विचार जो है इसमें इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से असंबंधित विचार है जिनको आपको छोड़ना है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेबोरेशन। Elaboration is also called expansion. In the examination, 3 themes are given. These things are statements, proverbs और maxims. कि परीक्षा में 3 विषय दिए जाते हैं। ये या तो लोकोक्ति होती है, या ये कहावतें होती है, या ये किसी प्रसिद्ध लेखक का कथन होता है। आपको उसमें से एक चुनना है और उस पर आपको 150 शब्द लिखने हैं, 150 वर्ड्स। आपको 150 से अधिक आपको नहीं लिखना है। अब हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ टू राइट एन इलेबोरेशन और हाउ टू एक्सपेंड, कि एक जो कथन है ना उसको हम किस तरह विस्तृत करें। हमारा मान लो कथन है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आप समझ गए ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो ये देखिए, आप ऐसा प्रोवर्ब या आप ऐसा स्टेटमेंट या वो थीम चुने जिसके आपको आप स्पष्ट कर सकते हैं या जिसका अर्थ आप अच्छी तरह समझ सकते हो। ये थीम का चयन करने के बाद आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। आपको लिखने करीब 15 सेंटेंस, क्योंकि एक लाइन है ना उसमें करीब 9-10 वर्ड होते हैं, और आप 15 लाइन लिख देंगे ना, 15 सेंटेंस लिख देंगे तो आपको 150 शब्द आपके बन जाएंगे। तो उसमें आपको क्या है, फर्स्ट गिव द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब और द स्टेटमेंट और द थीम, कि आप पहले 2-3-4 वाक्यों में आप इंट्रोड्यूस करके उसके अर्थ को स्पष्ट करो। और ये देखिए, मैं आपको विस्तृत ये लिखना अगले जो मेरे लेक्चर्स होंगे उनमें बताऊंगा कि 5-6 सेंटेंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आए ना तो वो आप हर इलेबोरेशन में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो शुरू में, इट इज़ ए वेरी फेमस सेइंग, इट कंटेन्स ए ग्रेट मीनिंग इन इट। ये 2 सब में लिख दो कि ये मशहूर कहावत है, कोई मशहूरी तो पूछी जाती है। इट कंटेन्स ग्रेट मीनिंग इट, इसमें बहुत गहरा अर्थ निहित है, सब में होता है, तभी तो पूछा है आपसे। इट मीन्स, और इसका अर्थ है। फिर आप
2 या 3 सेंटेंस में उसका अर्थ बता दो कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इसका मतलब है यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड। और इट ऑल्सो मीन्स दैट देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। You cannot depend on luck for success. You cannot depend on the blessings of gods and your elders for success. For success, you have to work hard. और फिर आप एग्जाम्पल देकर इसको समझाइए। देखिए एग्जाम्पल जो है ना, सार्वजनिक जीवन से हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन से हो सकते हैं, इतिहास से हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं। कि ऐसे इतिहास में ऐसे उदाहरण कि हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर पीपल अटेंड देयर गोल थ्रू sheer हार्ड वर्क। कि लोगों ने अपनी जो लक्ष्य को प्राप्त किया केवल हार्ड वर्क के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और ऐसे मैंने अपने 55 साल के पाठन के अनुभव में बहुत सारे देखे। मेरे कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे और मेरा उनकी सफलता पर स्वयं का विश्वास नहीं था, लेकिन दे वर्क हार्ड एंड दे गॉट ग्रेट सक्सेस इन इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्ड वर्क। तो ये आप एग्जाम्पल दीजिए और आखिरी के 2 या 3 सेंटेंस है ना, उसमें यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज़। कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, आप उस पूरी थीम को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि देयरफॉर इन स्टूडेंट लाइफ ए स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड बिकॉज सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन लक but on hard work, and therefore you are expected to work hard in your life if you want to become successful। तो इस तरह हमारा ये इलुमिनेशन पूरा हो जाएगा। अब जो हमारा तीसरा इसमें टॉपिक है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो होते हैं लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। इन दोनों में से हमें एक ही करना होता है। या तो आप रिपोर्ट लिख दो, वो भी 10 नंबर की होती है, या आप कोई लेटर लिख दो। तो हम पहले लेते हैं लेटर राइटिंग, क्योंकि लेटर राइटिंग उसके एक सेट पैटर्न होते हैं और उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो सरलता से आप सीख सकते हो। और उनको ही लिखने से वो पार्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये लेटर इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। उसमें एक हेडिंग होता है, हेडिंग में लिखने वाले का पता और तारीख होती है। उसके बाद होता है सैल्यूटेशन, अभिवादन। जैसे आप लिखते हो रेस्पेक्टेड फादर, डियर महेश भाई को, डियर ब्रदर बड़े भाई को, डियर सिस्टर बड़ी बहन को, डियर दिव्या छोटी बहन को, तो आप इसको सैल्यूटेशन या अभिवादन कहते हैं। इसके बाद आमतौर पर कॉमा आता है। फिर जो हमारा मेन पार्ट है दैट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर का क्या मतलब है कि देखिए, वाई डू वी राइट ए लेटर। हम लेटर क्यों लिखते हैं? कि खैर आजकल तो लेटर राइटिंग की कला है ना, वो मर गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपके पास मोबाइल हो गया, कोई मैसेज देना हो तो मोबाइल पे दे देते हो, कोई फ़ोटो भेजनी है तो मोबाइल पे भेज देते हो, कोई बात करनी हो तो वीडियो से बात कर लेते हो। तो लेटर का महत्व मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी देर आर ओकेजन्स व्हेन यू हैव टू राइट लेटर्स। तो लेटर कितनी तरह के होते हैं? हमारी जो RAS की एग्जामिनेशन है उसमें आमतौर पर 4 या 5 तरह के लेटर पूछे जाते हैं। उसमें आता एक ही है, एक बार में एक आएगा, लेकिन हमें तैयार 5 करने। पहला है पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र। ये पत्र, दीज लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर एक अधिकारी दूसरे को लिखता है या छोटा अधिकारी बड़े को लिखता है, और कई बार हम भी अपने अधिकारों की मांग करने के लिए जो सरकार है उसको ऐसे पत्र लिखते हैं। तीसरा पत्र होता है बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स आर रिटन इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कि व्यापार की जो दुनिया है उसमें ये पत्र लिखे जाते हैं। एक फर्म दूसरी को लिखती है, एक कंपनी अपने डीलर्स है उनको लिखती है। ये कई तरह के होते हैं। मान लो आप टेलीविज़न के व्यापारी हो,
आपने टेलीविज़न के कंपनी से 50 टेलीविज़न मंगाए, उनमें 3 डैमेज्ड आए, तो आप कंपनी को लेटर लिखेंगे कि भाई हमारे जो आपने हमारे ऑर्डर नंबर इतने इतने के तहत 50 टेलीविज़न भेजे थे, उनमें 3 हैव्स बीन डिलीवर्ड डैमेज्ड। द डैमेज वाज कॉज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट या इन ट्रांजिट, कि यात्रा के दौरान में जो आए उसमें ये डैमेज हो गई। वी रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस दिस 3, या तो आप उनको रिप्लेस करो या आप उनकी प्राइस को अपने बिल में एडजस्ट करो। इस तरह के ये बिजनेस लेटर्स होते हैं। एक लेटर जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो होता है लेटर टू द एडिटर। देखिए, लेटर टू द एडिटर और रिपोर्ट राइटिंग बहुत मिलते जुलते होते हैं, कि जो लेटर हम एडिटर को लिखते हैं उस पर हमसे रिपोर्ट भी लिखी जाती है। उसका एक सेट फॉर्मेट होता है कि आप लिखते हो टू दी एडिटर दी राजस्थान पत्रिका जयपुर, और आप ये कहते हो अनअनाउंस्ड इलेक्ट्रिसिटी कट इन आवर एरिया प्रताप नगर, कि हमारे इलाके में प्रताप नगर में अघोषित बिजली की कटौती होती है, और फिर आप लिखते हो उनको सर, और आप उनकी प्रॉब्लम करते। तो लेटर टू द एडिटर में व्यक्तिगत विषय कभी नहीं होता, सार्वजनिक विषय पर ही लिखा जाता है, और वो क्या है, ब्रीफ होता है, क्योंकि अखबार में जगह के तो पैसे लगते हैं ना, जगह की कमी है, तो यू शुड बी ब्रीफ, है ना, यू शुड बी इम्पार्शियल, निष्पक्ष होकर आपको लिखना है, और अंत में आप अपना विचार देके इसमें योर्स फेथफुली, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना नाम और पता नीचे दे दिए। ये लेटर टू द एडिटर होते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में जॉब एप्लीकेशन भी पूछी जाती है कि नौकरी के लिए आवेदन करना, तो नौकरी के लिए आवेदन करने में हम नौकरी कब निकली, कहाँ निकली, इसका रेफरेंस देते हैं, फिर हम अपना बायोडेटा देते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, क्या नाम है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और फिर आप अपना नाम लिखते हैं। तो ये देखिए, इनमें से आपको केवल एक ही लेटर आता है एग्ज़ाम में, और ये जो लेटर होते हैं, जैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट है कि आपने लैपटॉप ख़रीदा, वो गारंटी, उसकी वारंटी या गारंटी 2 साल की थी, वो 1 साल में ही ख़राब हो गया, तो आप कंपनी को लिखेंगे कि भाई या तो इसको रिपेयर कराओ या आप इसको रिप्लेस कराओ। तो उसकी फॉर्मेट, कि उसका जो प्रारूप है ना, वो एक अच्छी किताब में आपको सबका मिलेगा, और प्रारूप के ही 4 नंबर होते हैं 10 में से। तो प्रारूप तो कोई भी लिख सकता है, और जो उसकी बॉडी होती है जिसमें मैसेज होता है, देखिए पत्र लिखे जाते हैं सूचना देने के लिए या सूचना मांगने के लिए, और वो भाग होता है द बॉडी ऑफ द लेटर। तो देखिए, बॉडी ऑफ द लेटर में 2 चीज़ें प्रमुख होती हैं। एक तो क्या है कि जो कुछ आप कहें वो टू दी पॉइंट हो, एक ब्रीफ हो, संक्षिप्त में हो, आप अपनी राम कहानी उस लेटर में नहीं बताएंगे। और दूसरा है कि जो पर्पज़ है जिसके लिए आपने लेटर लिखा है, इट शुड बी स्टेटेड इन द बॉडी ऑफ द लेटर। योर लैंग्वेज शुड बी क्या है, कंप्रीहेंसिबल, आपकी भाषा समझने के योग्य होनी चाहिए। कि आप तो बड़े विद्वान हो, आप महादेवी वर्मा जैसी हिंदी लिख सकते हो, लेकिन अगला समझे ही नहीं, वो बेचारा 10वीं पास है, तो आपका लिखना बेकार है। इसलिए हमारी जो लैंग्वेज है, इट्स सिंपल, इजी एंड कॉन्वर्सेशनल। कि बेस्ट लेटर पता है वो होता है जो एक वार्तालाप की तरह है। लेटर में ऐसा लगना चाहिए कि आप जिसको लिख रहे हैं आप उससे बात कर रहे हो, तब वो आपका लेटर सुंदर बनेगा। तो ये है लेटर राइटिंग। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है सब्सक्रिप्शन, बॉडी के बाद उसको हम कहते हैं लीव टेकिंग फ्रेज। कि हम, आपको पता है क्या लिखते हैं अंत में, आपका अभिन्न मित्र, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, हम लिखते हैं या नहीं लिखते। तो ये किस में क्या लिखना चाहिए, आप समझ गए, ये आपका सही होना चाहिए। और नीचे होता सिग्नेचर या नेम, पत्र लेखक का नाम है या उसका पद, ये दिया जाता है। तो अभी हम आपको लेटर राइटिंग के बारे में इतना ही बताएंगे। अगली हमारी जो चर्चा होगी उसमें हम एक एक प्रकार के लेटर को लेंगे।
आज का अभी हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए, रिपोर्ट आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। हमारे जो एग्जामिनेशन है ना, उसमें आमतौर पर 2 प्रकार की रिपोर्ट लिखी जाती है। एक तो रिपोर्ट क्या है कि ऑफिशियल रिपोर्ट होती है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है। मान लो एक कलेक्टर है तो वो सेक्रेटरी को लिख रहा है, या चीफ मिनिस्टर को लिख रहा है, या मंत्री को लिख रहा है। एक एडीएम या एसडीएम है, वो कलेक्टर को लिख रहा है। एक पटवारी है, वो तहसीलदार को लिख रहा है। तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट होती है। दूसरी रिपोर्ट होती है राइट अप टू ए न्यूज़पेपर और ए रिपोर्ट। इसका अर्थ होता है जो अखबार के संवाददाता होते हैं या जो टीवी के संवाददाता होते हैं, वो टीवी को भेजते हैं, या अखबार वाले अखबार को भेजते हैं। तो वो किस विषय में भेजते हैं कि दे राइट अबाउट एन एक्सीडेंट, कहीं दुर्घटना हो गई, राइट RIOT, कहीं दंगे हो गए, समझिए, कहीं कम्युनल सांप्रदायिक दंगे हो गए, समझ गए, कहीं कोई दुर्घटना घट गई है, कोई रैली निकाल रहा है, कोई प्रोटेस्ट निकाल रहा है, उन सब की, कोई स्ट्राइक कर रहा है, इन सब की रिपोर्ट जो संवाददाता होता है वो अखबार को भेजता है। तो देखिए, रिपोर्ट की भी हमारे यहाँ सीमा है कि 150 शब्दों से अधिक में नहीं होनी चाहिए। तो रिपोर्ट में पहली चीज़ क्या हुई, इट शुड बी ओरिजिनलिटी, कि उसमें मौलिकता होनी चाहिए। आप कल्पना से कोई चीज़ नहीं लिख सकते। इमेजिनरी आइडियाज़ हैव नो प्लेस इन ए रिपोर्ट। रिपोर्ट तो वही जो आपने देखा है। मरे 5 या 15 बता दोगे क्या? एक्सीडेंट किसकी लापरवाही से हुआ, आप दूसरे का नाम ले देंगे ना? नहीं। तीसरा क्या है, ओरिजिनल होनी चाहिए। और दूसरा नंबर है ब्रीफ, मतलब आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहेंगे। तीसरा इसकी लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज सिंपल और इजी होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। क्यों कि रिपोर्ट को पढ़ने वाले तो सब लोग होते हैं, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो आम लोगों की भाषा। तीसरा क्या है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट माने होता है इम्पार्शियलिटी, कि रिपोर्ट राइटर जो है ना, उसको निष्पक्ष होकर रिपोर्ट लिखनी चाहिए। माने हिंदू मुस्लिम राइट हो गए, गलती मुसलमान की है, रिपोर्टर मुसलमान है, वो हिंदू की गलती बता दे, या हिंदू रिपोर्टर है वो मुसलमान की बता दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए रिपोर्ट राइटर शुड बी इम्पार्शियल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव आपको करना है कि आपको लेटर लिखना है या रिपोर्ट लिखना है। धन्यवाद।